नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। ये कोई मैं मॉडेस्टी या विनम्रता का दिखावा नहीं कर रहा हूँ। 24 कैरेट हमेशा 24 कैरेट होता है, सच हमेशा सच होता है। तो वो किसी समय का सच नहीं है, वो हमारे इस यूनिवर्स का, इस धरा का सत्य है। अगर आप पूछते हैं कि सच्चाई क्या होती है, ख़ासतौर से नई जनरेशन जिन्हें लगता है कि हमने तो सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि सच्चाई के लिए कीमत चुकाई, या आज़ादी के दीवाने कौन थे, 15 अगस्त अब नज़दीक है, तो वो उसी श्रेणी के एक व्यक्तित्व है। मालवा अंचल और मध्य प्रदेश की चमक और इतिहास उनके भीतर है। नई पीढ़ी के लिए मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत गरिमा से देखिएगा, बहुत गरिमा से सुनिएगा। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, और इन सब से कहीं 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 बहुत ऊपर, किसी हिमालय की ऊंचाई की तरह एक ऐसे अद्भुत कवि जिनको सुनने के लिए हम सभी, और मैं तो विशेष तौर पर लालायित रहता हूँ, व्यग्र रहता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ। सत्यनारायण सत्तन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। गुरुदेव आपका प्रिय उद्बोधन है, तो इस कार्यक्रम में मैं भी आपकी अनुमति से आपको गुरुदेव ही कहूँगा, और आप हम सब के गुरुदेव ही हैं। ये माता सरस्वती की कृपा का प्रसाद है। जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो पंक्ति याद आती है, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। इंदौर बहुत बदला, लेकिन फिर भी अभी इंदौरियत इस शहर में है। बहुत कुछ है इस शहर में अभी भी, लेकिन फिर भी सत्यनारायण सत्तन जी के समय का इंदौर, 50 का इंदौर, 60 के दशक का इंदौर और 2025 का इंदौर, कितना अंतर है। पहले गिट्टी वाली सड़कें थी, जी गड्ढे थे। जी अब सड़कें प्लेन हैं, जी। कहीं कहीं गड्ढे हैं। हाँ जी जी। मनुष्य आवासों में रहता, मंजिलों पर चढ़ी हैं यहाँ मंजिलें, आदमी पर चढ़ा है यहाँ आदमी। आप मित्रताएं यहाँ चल रही मौसमी, आस्था चरमरा शाख सी टूटती, मित्रताएं यहाँ चल रही मौसमी। ये शहर की गति है। स्थिति क्या है कि व्यस्तता आदमी की बढ़ी है बहुत। व्यस्तता आदमी की बढ़ी है बहुत। कुछ परेशान लगता है सारा शहर। मंजिलों पर चढ़ी हैं यहाँ मंजिलें, आदमी पर चढ़ा है यहाँ आदमी। चरमरा आस्था शाख सी टूटती, मित्रताएं यहाँ चल रही मौसमी। ओहो, वाह वाह जी। बात आगे कि तुमको बताएं क्या मित्र करते हैं दुश्मन की पूरी कसर। वाह। व्यस्तता आदमी की बढ़ी है बहुत, कुछ परेशान लगता है सारा शहर। सब कुछ कह दिया आपने। और ये इंदौर का हाल ही नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। हम सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल कर एक ऐसी जगह ले आए हैं जहाँ धन ही सारी व्यवस्था का केंद्र हो गया। फिर भी क्या आपको लगता है कि अभी भी इस शहर ने कुछ इंदौरियत बचा रखी है? इंदौर के पास जो उसका सांस्कृतिक जो संस्कार है, वो प्रेम है, वो प्यार है, अपनापन है, उसकी नैतिकता है। हर आगमन करने वाले मेहमान को वो बहुत उचित आदर के साथ सम्मान देता है जी। ये मालवे की परंपरा। मालव भूमि गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। ये मालवा अपने आप में उस बात को लेकर के चलता है। माता अहिल्यासरी की न्यायप्रिय महारानी इस शहर ने विश्व को दी है, जिसने धर्म की ध्वजा पताका को लहराया, आचरण की संहिता को रखा है, ईमानदारी, नैतिकता और धर्मावलंबन की शिक्षा दी है, अपने अपने कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाया। इस शहर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है ये। अभी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि जनसंघ का जो
चुनाव चिन्ह होता था वो दीपक होता था। हाँ। तो आपने कहा कि जब इंदौर की मुस्लिम बस्तियों में आप जाते थे तो चरागे वाले आ गए, चरागे वाले। हाँ, बोले चिरागिया आ गए। चिरागी आ गए। ये जिनका वो दीपक नहीं बोलते, चिरागी। हाँ, उसके आगे लिखा रहता था दीपक जी। है, उसको वो मुस्लिम बस्ती के लोग बोले चिरागिया आ गए। जी जी। उनकी भाषा में उसको दीपक को चिराग ही कहा जाता है। और अलादीन का चिराग तो प्रसिद्ध है, हमारा चिराग भी जो था वो अलादीन का ही हो गया है। तो एक थोड़ा सा दार्शनिक सा सवाल है कि चिराग में ज़्यादा रोशनी थी या आज भारतीय जनता पार्टी सूरज की तरह चमक रही है, इसमें ज़्यादा रोशनी है? जनता में ज़्यादा रोशनी है। आहा, वाह वाह। चिराग में रोशनी नहीं है, चिराग में रोशनी बाती की माध्यम से होती है। जी जी जी। और बाती जलती है, चिराग नहीं जलता। बहुत सुंदर बात है, क्या बात है। बाती जलती है, चिराग नहीं जलता। चिराग यथावत रहता है, उसमें दूसरा तेल डाल दो, दूसरी बाती डाल दो, जलेगी बातीज। नाम चिराग का होगा। तो मतलब जनता जो है वही है सब कुछ। जनता क्या है? हाँ। जो देखती है, सुनती है, समझती है, या उसे जैसा समझाया जाता है वैसी समझ रखती है। और जनता में प्रायः जो मनुष्य होते हैं उन्हें अपनी पड़ी होती है। कुछ राष्ट्र धर्मा होते हैं, कुछ समाज धर्मा होते हैं। तो राष्ट्र धर्मा और समाज धर्मा लोगों की दुनिया अलग होती है और साधारण गृहस्थ की दुनिया अलग होती है। उसे अपने काम से काम होता है। एक कर्मचारी की दुनिया अलग होती है, वो सवेरे से अपनी निश्चित निर्धारित प्रक्रियाओं को जीता है, 11 से लगाकर 10:30 से लगा करके 5 बजे तक अपनी ड्यूटी देता है। उसके बाद फिर अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करता है। लेकिन स्वतंत्रता के अनुभव के पश्चात जो उसे अपने कमरे में आकर के फिर कैदी होना पड़ता है, उस विसंगति को समझने की ताकत व्यवस्था के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये बात बिल्कुल सही है कि समय धर्मा और राष्ट्र धर्मा अलग अलग चीज़ें हैं। वो अवसरवादी हैं जो समय का लाभ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव है, विकास है, चेतना है। वो प्रधानमंत्री है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका से लगा करके, पंचायत से लगा करके पार्लियामेंट तक वो हावी दिखाई देती है। वो दिखाई देती है तो बहुत सारी पार्टियों के लोग जो ना समझे, जो उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो उसकी निंदा करते रहे, वो भी भराने के लिए आतुर हो जाते हैं और धारा प्रवाह चले आते हैं, भले ही उन्हें कुछ नहीं मिले। जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुट करके 30 साल से काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है, उसे तो अवसर ही नहीं मिला, तो अब तुम नए आ जाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? लेकिन बढ़ोतरी के साथ बह करके आने वाले लोग उचित मानसिकता के नहीं होते, क्योंकि वो प्रवाह में आए, बाढ़ में आए, इच्छा नहीं थी उनकी। अभी देख ही रहे हैं हम टेलीविजन पे बहुत सारे बाढ़ के दृश्य, अच्छे अच्छे पक्के मकान जो है वो गिर रहे हैं, पेड़ खसक रहे हैं, जमीन जो है हिल रही है। ये सारी की सारी बातें तो जो प्रकृति की विवशता के कारण आ जाएं, जिनकी अपनी इच्छा नहीं है, वो करेंगे क्या? बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की। कुछ बातें जो बड़ी दिलचस्प होती हैं और आपके साथ जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी बातें कौंधती हैं। मैं जानता हूं कि आपके सामने प्रलोभन बहुत रहे। मध्य प्रदेश के एक दिग्गज कांग्रेस के नेता जो बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे, उनका खुला प्रस्ताव था कि सत्तन जी क्या कर रहे हो संघर्ष की इस पार्टी में, न जाने कब सत्ता में आएगी, ये 80 के दशक की बात होगी। और आपको खुला प्रस्ताव था, जहां हाथ रख दो वो आपका हो जाएगा। क्या विचार इस तरह से आपको आबद्ध करके रखता है, या ये भीतर की नैतिकता है जो कितना तोड़ने की कोई कोशिश करे, चाहे प्रलोभन रखे, चाहे भय दे, दबाव दे, फिर भी नहीं टूटती? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, जी, ये जिनके पास हैं वो टूटते नहीं। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, जहाँ समर्पित हैं जी, वाह वाह।
क्योंकि उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास दोनों उस पक्ष से जुड़ा हुआ है, उस विचार से जुड़ा हुआ है, उस कर्म से जुड़ा हुआ है। तो जो श्रद्धा है पार्वती, वाह, उतनी पवित्र है श्रद्धा जी। जितनी पवित्र माता पार्वती हैं। और जो विश्वास है वो शिव हैं, निष्प्रह हैं, किसी से लेना देना नहीं। किसी से जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेक, भभूत लगी हुई सर पर। तो जो योगी का भाव लेकर के समाज की सेवा के लिए आता है, उसके लिए सेवा ही सर्वोपरि है। गुरुजी, मैं जब भी आप जैसे विद्वत जनों की संगत में होता हूँ या आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिलते हैं तो मैं यही पूछता हूँ, कई बार कई लोग ये कह के मौन हो जाते हैं कि गूंगे का गुड़ है। आपने बताया श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या कभी मन डिगा? कभी ऐसा हुआ परिवार का दबाव आया, समझदार मित्र, तथाकथित समझदार, सत्तन साहब कुछ नहीं रहेगा, एक दिन आ जाओ? आज भी नहीं है कुछ तो अब और किस दिन का क्यों इंतजार करें? जो है जब आवे संतोष धन। हमारे बुजुर्ग हमको कह गए कि गोधन गज धन बाज धन सबे रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल सम। वाह। तो संतोष और आस्था। मैं ये निवेदन और करूँगा कि आपकी पीढ़ी के व्यक्तित्वों से जब मैं मिलता हूँ तो क्या ये उस समय का कुछ संस्कार था? शिव मंगल सिंह सुमन आपके गुरुदेव रहे, जिन मंचीय व्यवस्था में आप बैठते थे, आपके जो अग्रज कवि थे सुमित्रानंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर और दिग्गजों की मैं बात करूं, इन सब की सोहबत, इन सब का संसर्ग आपको मिला है, तो क्या ये वो क्या दौर था जब मैं देखता था सभी एक जैसे होते थे? क्या ये शिक्षा का असर था, संस्कार का असर था, पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर था, क्या था ये संस्कार था कविता का, कविता का संस्कार। हाँ। उसमें कवित्व का संस्कार था, फूहड़पन नहीं था, चुटकुलेबाजी नहीं थी। 80 के दशक के बाद जो पीरियड काव्य के जगत में आया वो फूहड़ता ले आया अपने साथ। जी। उसके पहले तक जो कविताएं होती थी, युद्ध के समय पढ़ी जाने वाली कविताएं आप देखो, तब लोग अपना उस फूहड़पन का परित्याग कर देते थे और राष्ट्र के प्रति संचेतना को संजीवित करने में अपने आप को लगा देते थे। जी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वाह। ये भाव हुआ करते थे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, इतिहास के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। तब जाकर के राष्ट्र बनता है, देश का सुगठन होता है, सारे जहां से अच्छा दोस्त हमारा है। और फिर कहने के लिए ये भी कहा गया कि 200 मरे थे परसों, 25 को कल मारा, सारे जहां से अच्छा। रोज घटनाएं तो अपने आप में अनंत हैं, होती हैं, चलती हैं, लेकिन जो सांस्कृतिकता है, जो संस्कार है, वो नहीं टूटता। इंदौर का अपना संस्कार है, भारतवर्ष का अपना संस्कार है। रामचरितमानस ने भारतवर्ष को ये समझा दिया कि शरणागत कह जे तजई निज नित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। जो शरण में आ गया, अगर उसका परित्याग करते हैं तो वो लोग पामर है, पापी हैं। अब ये तक हम शरण ही देते चले आ रहे हैं, फिर चाहे वो ढाका के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों या कहीं के भी हों, आओ शरणागत वत्सलम। हमें गुरेज ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर जिनको हमने शरणार्थी कहा था 1947 में, 48 में, जो आए थे सिंध से हाँ। है, उन्होंने पुरुषार्थी बन करके दिखाया अपने आप को। वो आए तो शरणार्थी बन के सब कुछ उजाड़ करके आए थे, सब कुछ लुटा के आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से वो सब कुछ अर्जित किया जो एक व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए यथेष्ट होता है। और उस सब में हमने सहयोग किया, उन्हें दुरदुराया नहीं।
उन्हें विलग्न किया, उन्हें अपनाया। यही राष्ट्रभक्ति है, यही समाज संगठन है। तो आप क्या ये भी कह रहे हैं, बिना कहे जो मैं समझ रहा हूँ, कि ये जो शरणागत का स्वागत करना, यही हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है? क्योंकि आज उस पर सवाल है। लव जिहाद जैसा शब्द है प्रचलन में, धर्मांतरण है, कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा हिंदू लड़कियों पर एक बड़ा अटैक है। तो क्या तब भी ये चीज़ प्रासंगिक है, रेलेवेंट है? ये वैयक्तिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। क्या बात है। कामातुराणाम भयौ न लज्जा। क्या बात है। जो काम से आतुर लोग होते हैं उन्हें ना तो भय होता है ना लज्जा होती है। इस बात को समझाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने पशुओं को सड़कों पर छुट्टा छोड़ा। और जब पशु अपनी रंगत में आकर के उस प्राकृतिक क्रिया को करते हुए दिखाई देते हैं तो हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई या बंधु बिना देखे हुए निकलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कामातुराणाम भयौ न लज्जा। फिर चाहे वो पशु है, तो इससे ये भी शिक्षा मिल जाती है हमको कि ये जो काम से आतुर होते हैं वो पशु तुल्य हो जाते हैं। उन्हें भय भी नहीं होता, लज्जा भी नहीं होती, ना उन्हें समाज का वो ध्यान रहता है। वहीं से सामाजिक पतन की शुरुआत होती है। और ये जो लव जिहाद है ये उसी प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें छल है, धर्मांतरण की बू है। धर्म के नाम पर अपना नाम परिवर्तित करके अन्य धर्म के लोगों को बरगला करके अपने पेटे में लाना, उनका धर्म परिवर्तन करवाना और या उनसे संबंध स्थापित करना, ये सब एक किस्म की राजनीति का एक्सपेरिमेंट जी, प्रयोग है जी, जो समाज में चल रहा है। और ये प्रक्रिया उस जमाने में अलग तरीके से इसमें बहुसंख्यक समाज की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये प्रक्रिया आज से नहीं चली। हाँ, ये तो पहले से थी। ठीक है ना जी। मुगलों ने बहुत प्रयत्न किए। हाँ, शिवाजी महाराज के और गोविंद सिंह जी के बच्चों के उदाहरण हमारे सामने है। और बर्बर थे वो तो जी। तो अब उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। रुपया दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, मकान दे देते हैं, विवाह शादी करवा देते हैं और अधिकतर उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो विवेकी नहीं है। क्या बात है। पिछड़े वर्ग से आते हैं और जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन लोगों को सुख सुविधा की तलाश रहती है, भूख की सांत्वना की आकांक्षा रहती है और वो उन्हें मिल जाए तो धर्म को ही सा भी है, उनके लिए क्या है। आपने सब कुछ कह दिया, सारा उत्तर दे दिया आपने। है नहीं तो धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने अपने आप की आत्माहुति दी, आत्मोत्सर्ग किया बिना किसी नानकोर के। बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि 60 के दशक में, 70 के दशक में जब आप एक प्रखर युवा की तरह अपने आसपास के परिवेश को देखते थे तो हिंदू और मुसलमान मालवा में, इंदौर में किस तरह के रिश्ते थे उनके? बहुत अच्छे रिश्ते थे जी, बहुत अच्छे। मैं श्री राम का भजन करूं तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु, तू और मैं दोनों ही हैं हाँ, इस मिट्टी की संतान बंधु। हाँ, वाह। इस धरती ने जो दिया हमें वही प्रसाद हमने पाया। इस शस्य श्यामला माटी पर तू इतराया, मैं इतराया। हाँ, मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। सचमुच कितना मन भावन है ये अपना हिंदुस्तान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं तो रख अल्लाह का ध्यान बंधु। क्या बात है, क्या बात। ये भावना जी हमें कहाँ से आई? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? रहमत खां। जी। शिवाजी का सेनापति कौन था? रानी झांसी का तोपची कौन था? गुलाम गोश खां। जी।
इतने गोले पिलाए उसने अंग्रेजों के खिलाफ तोप में कि उसके दोनों ये हाथ गल गए। गुलाम गोश के दोनों हाथ गिर गए, मातृभूमि की रक्षार्थ गल गए। ना अल्लाह काम आए, ना ईश्वर काम आए, ना कोई मजहब आड़े आया, ना कोई धर्म आड़े आया। मातृभूमि की रक्षा के हित उसने अपनी इस मिट्टी की सुरक्षा के लिए, अपने वतन की रक्षा के लिए इतने गोले पिलाए कि उसके दोनों हाथ गिर गए। और जब दोनों हाथ गिर गए तो उसने कोहनी से गोले पिलाए। ये आदर्श हिंदुस्तान की धरती पर ही मिलेगा। तब अल्लामा इकबाल को मजबूर होके कहना पड़ा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर पाकिस्तान चले गए। फिर पाकिस्तान चले गए, ठीक कहा आपने। है, लेकिन वहां पर जाकर के बदले नहीं, इस बात को स्वीकार होती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात आपने ये कही। थोड़ा सा कविता की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिना आपके व्यक्तित्व का निर्माण का जो 90% से ज़्यादा है वो एक साहित्यकार और कवि का है। उस दौर के कवि मंच कैसे होते थे? आप लोग जब बैठते थे, एक तरफ नीरज जी बैठे हैं, एक तरफ कुंवर बेचैन हैं, एक तरफ बहुत बात के हैं आपकी जी, तो मैं उनके नाम नहीं ले पाऊंगा, आप ही से सुनूंगा कि आपकी मंचीय छटा जो उस समय की होती थी, इंदौर की और देश के अलग अलग हिस्सों की, कैसी होती थी? कौन कौन होते थे उस जमाने में? महावीर त्यागी, गोपाल दास सक्सेना नीरज, हाँ जी, गोपाल व्यास, हाँ जी, दिनकर जी, मैथिली शरण जी, ये भी मंच पर आते थे। मैथिली शरण जी मंच पे आते थे, हमारे यहाँ पर आए थे, यहाँ इंदौर में 1960 में वीर सार्वजनिक वाचनालय की स्थापना। बच्चन जी भी रहे होंगे, हरिवंश राय जी? बच्चन जी तो कई बार आए, महादेवी जी भी कई बार आई इंदौर में। महादेवी जी तो इंदौर में पैदा ही हुई हैं। अच्छा, उनका तो जन्म ही, लता मंगेशकर और महादेवी जी यहाँ बड़े गणपति के पास में कड़ाबीन में पैदा हुई है। वाह जी, बताइए, हम उनका जन्म स्थान को इंदौर यही नहीं पता है। हाँ। जी जी। और वो सिख मोहल्ला में उनका जन्म हुआ है, आशा जी का, लता जी का, हाँ, गुरुद्वारे के नज़दीक की गली में वहाँ का जन्म हुआ है। तो विश्व में अपने नाम को अंकित करके माता अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करने वाली वो शख्सियत जो किसी भी बिना किसी भेदभाव के 24 आवर्स अपना काम करती हैं, वो लता मंगेशकर, वो महादेवी वर्मा, जो साहित्य के पृष्ठों पर आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है, वो इंदौर की देन है। इस सरजमी पर उनका अवतरण हुआ। तो इस तरह की एक छटा, एक आभा रहती थी मंच की। केवल कवि जगत की बात नहीं जी, सेठियों में सेठ हुकुमचंद सरी का व्यक्तित्व यहाँ पर है। हाँ। पहलवानी के जगत में बड़े बड़े रुस्तम पहलवान यहाँ पर हुए, जिन्होंने हिंद रुस्तम को भी पराजय किया। किसी भी विधा में, व्यापार, व्यवसाय, मल्ल विद्या, शस्त्र कला, विद्या अध्ययन, स्कूलों का निर्माण, उसमें इंदौर पीछे नहीं रहा कभी नहीं। और सरकार ने बहुत कम काम किया है यहाँ। ये सेल्फ मेड है। सही बात है, वो आज तक दिखता है। हाँ, ये अपने आप में स्वस्फूर्त अपने आप को उन्नत करने वाला शहर है। सरकार की प्रतीक्षा नहीं करता है ये कि सरकार करेगी, और सरकार जो करती है वो उसका धर्म है, उसका निर्वाह करती है। लेकिन इस शहर के जो चिंतक हैं, निवासी जो लोग हैं, वो अपनी फिक्र खुद कर लेते हैं। ये बताइए कि जो पहली कविता आपने मंच पर पढ़ी, एक ऐसे कवि के तौर पर कि जिसमें पारिश्रमिक भी थोड़ा बहुत जो मिलता था, तो आपको पहला पारिश्रमिक कितना मिला था? 5 रुपए। कवि सम्मेलन कहाँ का था वो? हिंदी मिडिल स्कूल नंबर 1, इंदौर में। हाँ जी। उम्र क्या थी आपकी? 13-14 साल। हाँ। तो ये कब 60 की बात होगी? हाँ। वो 5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। 58 में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा मैं। 58 में विधिवत, मतलब जिसको कहा जाए। उसका पारिश्रमिक कितना था? 31 रुपये। 31 रुपये जी। आज जो मंचीय कविता का स्वरूप है, जिसको एक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक
नामचीन कवि कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत क्षुब्ध रहता था कि हिंदी के कवि की एक छवि है कि झोले से झांकती पहचान, एक खादी का मोटा सा कुर्ता, उस पर एक झोला टांग के, अस्त व्यस्त से बाल और लाल आँखें और एक बेचैनी बेचारगी, उससे मैं निकालना चाहता था। इसीलिए आज कवि जो है मर्सिडीज़ में है, आज वो आधुनिकतम गाड़ियों में है, आज वो एक प्रोग्राम के 3-3 करोड़ रुपया लेता है। ये कविता का महत्व है या मैनेजमेंट का है या मार्केटिंग का है? ये मार्केटिंग है जी, ये यथार्थ नहीं है। ये यथार्थ नहीं है। ये यथार्थ नहीं है। कुछ लोग भले ही इस तरीके की मनगढ़ंत बातें मैदान में फेंकते हों या किसी को किसी की कृपा स्वरूप कुछ धन इस तरीके से मिल जाए, वो अलहदा बात है। बाकी कवि कवि है और वो स्वाभिमानी होता है, वो बिकाऊ नहीं होता, वो टिकाऊ होता है। हाँ, वाह वाह। वो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, रुपए के लिए समर्पित नहीं होता। रुपए के लिए जो समर्पित होता है वो सिनेमा के सिचुएशनों पर गीत लिखता है, पैसा कमाने के लिए गीत लिखता है। तो जैसा आर्डर होता है वैसा माल तैयार करता है। लेकिन जो अपने अंतर मन में बैठी हुई सरस्वती के आदेश को स्वीकार करते हैं वो कविता है। वाह वाह वाह, इतनी सुंदर परिभाषा मैंने। वो कविता है, वो कविता जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उरहेड़ जड़ चेतन धाम, जो जड़ और चेतन दोनों की भावनाओं को समझने की शक्ति अपने आप में रखता हो, वो कविता के निकट जाता है। जिसकी अंतरात्मा मूक स्थिति को भी समझ लेती है, आँख को भी पढ़ लेती है, जबान के हिलने से पहले ही निकलने वाले शब्द के अंदाज को लगा लेती है, वो कवि का ही मन होता है। वो तितली की भाषा समझता है, वो लहरों की हलचल को समझता है जी। वो कोयल की कुहक को समझता है, और वो ये भी समझता है कि कौवे और कोकिल में क्या भेद है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि जिसका यहाँ पर, जो समय बदला श्रोता भी बदले। फिर दूसरी, भ्रष्टाचार जिस तरह से समाज में एक आत्मस्वीकृति बनता चला गया कि उसको लेकर हम पीड़ा से अब नहीं भरते, हम ये मानते हैं कि ये तो होता ही है, होना ही चाहिए। जसपाल भट्टी साहब का जब उल्टा पुल्टा नाम का एक शो आता था, तब किसी विचारक ने ये बात कही थी कि इन्होंने भ्रष्टाचार को भी स्वीकार्य बना दिया समाज में। आज हम उससे भी आगे चले गए, हम ऐसे अश्लील लतीफ़ों पर हंसते हैं और उसके लिए हम 8-8, 10-10 हज़ार का टिकट खरीदते हैं। तो ये समाज भी क्या नहीं समझ रहा है कि कविता का, साहित्य का असली मर्म और सत्व क्या है? ये मानसिक विकृति है। जाकर मन जासन रमे, ताही ताही सो काम। जिसका मन जहाँ रुकता है उस लगता है वो उसका उसी से ही काम होता है। बिल्कुल ठीक है, दूसरे से कोई उसका लेना देना नहीं होता। तो ये वृत्तियों का है, ये स्थायी भाव नहीं है, संचारी भाव है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, अपने को कमजोर समझता है, और जैसे जैसे आदमी को प्राप्ति होती जाती है वैसे वैसे लिप्सा बढ़ती चली जाती है। ये सहज मानवीय संवेदनाओं के स्वर हैं। गुरुजी, आपसे जब भी मैं मिलता हूँ, बहुत ये फ़ोन पर बातचीत के अलावा ये दूसरी आपसे प्रत्यक्ष, तो आपसे पहली मेरी भेंट है जी। लेकिन आपकी स्मृति अद्भुत है। अभी भी मैं देखता हूँ आप 80 वर्ष से ऊपर हैं जी, लेकिन आज भी जैसे टिप्स पर हैं स्मृतियाँ, जैसे सब जगमगा रहे हैं आपके मस्तिष्क में, किसी सैटेलाइट की तरह घूम रहे हैं। सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे आपको याद हैं, अभी की सारी चीज़ें बिल्कुल स्मृति में बनी हुई हैं। इसके लिए कोई पुस्तक क्यों नहीं आए एक आत्मकथ्य के तौर पर? क्योंकि आपके भीतर जो ख़जाना है, आपने जनसंघ से भाजपा का निर्माण देखा है, आपने डीपी मिश्रा जैसे साहित्यकार और लौह पुरुष कहे जाने वाले राजनेता को देखा है, आपने संवित सरकार को देखा है। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार का अपहरण कब हुआ था? ये 67 था, जब राजमाता जी ले गई थी विधायकों को दिल्ली और वहाँ 5 सितारा होटल्स में रुकवाया गया था और कहा यह भी जाता है बड़ी महंगी गिफ्ट्स भी दी गई थी। इन तमाम चीज़ों के आप साक्षी हैं। कवि मंच को आपने बदलते देखा, कभी विचार आया एक आत्मकथ्य पुस्तक के रूप में झरे?
बड़े बड़े लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी लिखी। हुई है। उनको, उनके परिवार को या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर वो पाठ्यक्रम से संबंधित हैं तो वही लोग पढ़ते हैं। किसी को किसी की आत्मकथा पढ़ने की फुर्सत नहीं है। उसे अपनी आत्मकथा से फुर्सत होगी तो वो दूसरे की आत्मकथा पढ़ेगा। ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इस युग में पढ़ने वालों की संख्या में बहुत कमी आई है। ठीक कह रहे हैं। पढ़ने वाले लोगों की जो स्थिति है, जो इतर साहित्य को पढ़ते हैं, उनका 5% होगा। साहित्य की किताबें समाज में सजा करके रखने की परंपरा तो बन जाती है, लेकिन उसके अध्ययन पर विचार की प्रस्तुति करने में लोग अक्षम साबित हो जाते हैं। पुस्तकें तो बहुत हैं, तो जो पढ़ने की प्रवृत्ति में कमजोरी आई है उससे ज्ञान नीचे गया है। नीचे गया है, ज्ञान नीचे गया। और ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आपके मन में लगन हो। लगन क्या है? भक्ति है। भक्ति के पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति हमारे के पुराण इस बात की घोषणा करते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य। तो उन ज्ञान और वैराग्य की स्थितियों के बीच में आदमी झूलता है। मैंने ये भी सुना गुरुजी कि आप हनुमान कथा, और मैं जितना आपको सुना है मैंने थोड़े समय में, मुझे लगता है कि एक गहरा अध्यात्मवेत्ता और भारतीय सनातन परंपरा का एक अध्ययनशील चिंतक भी मेरे सामने है। आज हम देखते हैं कि प्रवचनकारों की भीड़ है, चैनल्स हैं, 24 घंटे राम गाथा, कृष्ण गाथा, भागवत पुराण, लेकिन समाज उतना ही पतनशील है। तो क्या ये कथन से परिवर्तन नहीं होता समाज में? आचरण से आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है? कथा का जहाँ तक प्रश्न है भाई साहब शरद जी, तो मेरा ये कहना है कि मेरे गुरु गिरजानंदन सरस्वती जी महाराज, विद्याधाम पीठाधीश्वर, गुप्त काशी पीठाधीश्वर, उन्होंने एक दिन मुझे रात को 12 बजे टेलीफोन करके कहा कि बेटा मेरे को तेरे से काम है। मैंने कहा हाँ गुरुजी आऊँ अभी? बोले नहीं बेटा सवेरे आना। ठीक है, मैं सवेरे गया उनसे मिलने। विद्याधाम इंदौर का बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ है। गुरुदेव जो थे वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने मुझे सवेरे बुला करके कहा कि बेटा मैंने तेरे को इसलिए बुलाया है कि तू कथा कर। अरे मैंने महाराज जी कविता पढ़ने से फुर्सत नहीं है, दूसरे क्रियाकलापों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो अब ये कथा, बोले मेरा आदेश है तेरे को कि तू कथा कर और हनुमान चरित्र सुना। इस देश के युवकों को हनुमत चरित्र की नितांत आवश्यकता है बेटा। हाँ, क्या दिव्य बात है। और बेटा हनुमत चरित्र अगर इस देश की पीढ़ी को तूने सुनाया तो जितनों में भी संस्कार जगेगा वो राष्ट्र के कल्याण का ही होगा, अकल्याणकारी नहीं होगा। और जनमानस को हनुमान जी के चरित्र का भी पता लगेगा, उनकी चारित्रिक अभिव्यक्तियों का और उनके लक्ष्य का, उनकी ध्वनियों का भी पता लगेगा। मैंने कहा जी गुरुजी। बोले जी गुरुजी नहीं, ये स्थान, ये यजमान, ये तारीख, सब तय, ये सब तय है। इस स्थान पे बैठ के कथा करेगा, ये तेरा यजमान रहेगा और ये समय रहेगा। और ये आज्ञा दे करके वो मुझे ये आज्ञा दे के दूसरे दिन गुप्त काशी चले गए। अगले दिन से कथा प्रारंभ हो गई। बोले पंचमुखी हनुमान को कथा सुना 5 दिन। ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी को कथा सुनाना मैंने प्रारंभ किया। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ तो मैंने लोगों से कहा, तीसरा दिन हुआ तो मैंने लोगों से कहा देखो भैया 2 दिन शेष बचे, आप जरा समय से पेशतर आ जाओ तो मुझे कथा करने में भी समय मिल जाएगा और पूरी कर पाऊंगा। 2 ही दिन शेष हैं। तो जनता बदल गई कि नहीं कथा खत्म नहीं होगी, परसों आगे बढ़ेगी। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव का आदेश है कि पंचमुखी हनुमान जी को सुनाना है 5 दिन। मैं गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। बोले नहीं, कथा तो आगे बढ़ेगी।
अब जनता और मेरे बीच में वो द्वंद्व खड़ा हो गया विद्याधाम परिसर में। कब की, किस सन की बात है? ये 2000 आरंभिक। हाँ 2006 या 8 की बात बात होगी। है, जी, अब जी। कौन सन संवत याद रखता है इसे? राम कथा की कोई सन संवत। जी, जी। तो ठीक है, ये चर्चा चली रही थी कि उसी वक्त टेलीफोन बजा गुप्त काशी से। मोबाइल पर फोन आया, दिनेश शर्मा विद्याधाम के व्यवस्थापकों में से एक हैं उनके पास। उन्होंने से पूछा, गुरुदेव पूछ रहे हैं कि कथा कैसी चल रही है? दिनेश बता रहे हैं कि कथा तो ठीक चल रही है, पर यहाँ पर विवाद हो रहा है। बोले कथा में किस बात का विवाद हो रहा है? बोले विवाद इस बात का हो रहा है कि सत्तन जी ने कहा कि कथा परसों समाप्त होगी और लोग कह रहे हैं कि परसों समाप्त नहीं होगी। सत्तन जी कह रहे हैं कि गुरु का आदेश है 5 दिन का, मैं 5-6 दिन कथा नहीं करूँगा, आदेश का पालन करूँगा। हाँ। बोले सत्तन को दे। गुरु महाराज ने वो फोन दिनेश शर्मा से लिवा कर मुझे हाथ में दे दिया। मैंने नमोस्तु किया, चरण वंदन किया उनका, वहीं से बैठे बैठे व्यासपीठ से ही। उनका भगवान ऐसी परिस्थिति है। बोले बेटा बढ़ा दे। मैंने कहा नहीं, आपका आदेश 5 दिन का, मैं तो 5 दिन में बढ़ा ही दूंगा इसको। हाँ। बोले नहीं, मैं अब तुझे आदेश देता हूँ कि ये जनता के मुंह से भगवती बोल रही है। ये तेरी कथा का प्रभाव जो है वो नहीं है, ये तो भगवती का आशीर्वाद है तुझ पर। जो भगवती इनसे कहला रही है कि कथा 2 दिन और बढ़ेगी और मैं भी तुझे आदेश देता हूँ। तो मैंने कहा मुझे आदेश मिल गया गुरुजी, अब ये आदेश आप पब्लिक को दे दो। और मैंने वो माइक से लगा दिया और उन्होंने आदेश दिया। तो पहली कथा जो मेरी थी वो 5 दिन से 7 दिन की हो। 7 दिन की हो गई। तब से हनुमत चरित्र में 7 दिन करने लगा। 7 दिन करते हैं। ये उन्हीं की आदेश से किया। जी। और उसके बाद मैं कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उस स्वरूप को भी जिया है मैंने। क्या बात है, इतनी पवित्र बात। हाँ, और कई कथाएं कर चुका मैं उसके बाद में। सब हनुमत चरित्र किया। हनुमत चरित्र। हाँ, और सब हनुमान मंदिरों में ही किया। उनका यही आदेश था गुरु जी का कि इस नई पीढ़ी के नौजवानों को हनुमत चरित्र से प्रेरणा मिलेगी, राष्ट्र धर्म मिलेगा, भक्ति धर्म मिलेगा, शक्ति मिलेगी, युक्ति मिलेगी। कितनी सुंदर बात है कि आपके जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उन्होंने ये बात कही। ये नहीं कहा कि समाधान मिल जाएगा पीड़ा से, इसको रुद्राक्ष को लेने से या जल चढ़ाने से हल मिल जाएगा। व्यवसाय करने को थोड़ी कहा था उन्होंने, राष्ट्र जागरण के लिए कहा था, समाज जागरण के लिए कहा था। उनके अंतर मन में जो राष्ट्र जागरण की भावना थी, वो जब पूरी आरती समाप्त करते थे, माता की आरती करते थे, तो सबसे आत में राष्ट्र के महावीरों की जय, शहीद आत्माओं की जय बोलते थे मंदिर के प्रांगण में। महाराज जी स्वयं। प्रणाम है। वाह वाह, बातें तो बहुत हैं गुरुजी, लेकिन समय की सीमा भी है। मैंने आपकी एक कविता की चर्चा बहुत सुनी है, बेटा ये इंदौर है। हाँ, तो बहुत सुंदर कविता है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ पंक्तियाँ या जितना आप चाहें उसको सुनाएं। मेरे जीवन की 1960 की कविता है वो जी। और ये 1960 का इंदौर है जो मैंने लोगों को दिखाया। हाँ, तो ये बहुत क्लासिक चीज़ हो जाएगी। हाँ। जी। और वो कल्पना उसकी ये है कि वो एक काका अपने भतीजे को इंदौर दिखा रहा है। हाँ, स्टेशन से शुरू करता है और मल्हारगंज तक आता है। वाह 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 जी। तो उन सड़कों की का विवेचन है उसमें। जी जी, कि कैसा था इंदौर। स्वागत स्वागत जी। तो वो कहता है कि यही शहर इंदौर है बेटा, आओ इसकी सैर करा दूं, स्टेशन से आगे आओ, खास खास चीजें दिखला दूं। देखो ये पुल स्टेशन का, इसे पार कर बाएं आओ, देवालय है शिव शंकर का, पवन पुत्र को शीश झुकाओ, ये घंटा घर गांधी जी का, नेता यहाँ फांकते अपनी, ये कर देंगे वो कर देंगे, गप्पे सदा हाँकते अपनी। कई जश्न आज़ादी के इसमें हर साल मनाए जाते,
कभी कभी इस हाल के अंदर तबले भी खड़काए जाते हैं। हाँ। ये है न्याय भवन, हम्म, आगे हाँ, हाई कोर्ट कोर्ट, है। हाँ जी। ये है न्याय भवन, हम्म, इसमें तो प्रतिदिन न्याय हुआ करता है। हम्म। यहाँ भी जेबें कट जाती, ये भी अन्याय हुआ करता है। वाह। यहाँ घूसखोरी और भ्रष्टाचारी का बाजार गर्म है। हम्म, लखपति सेठ भी बातें, चपरासी से बातें करता है, यहाँ नरम है। हाँ हाँ कई चोर, जेब कट, खूनी प्रतिदिन यहाँ पकड़ कर आते। हाँ अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कई एक यहाँ सजाएं पाते। हाँ 6-6 इंची के गड्ढे हाँ। सड़कों में देखो पड़े भयंकर। हम्म, लगे साइकिल में दचका तो उसी दम हो जाती पंचर। वो सिखों का गुरुद्वारा है। जी। सिख भक्त वह दिन आते। हम्म, राम प्याऊ भी बनी सामने, हम्म, प्यासे मानो प्यास बुझाते। वो चौराहा जेल रोड का मचा जहाँ गुलशोर है बेटा, हाँ हाँ यही शहर इंदौर है बेटा। हाँ 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 हाँ। वाह। 3 बत्तियां, हम्म, 4 रास्ते। हम्म, अब फिर सीधे सीधे आओ, हाँ देख देख चलती पढ़ियों को अपने मन में मत शर्माओ। आडंबर श्रृंगार का साधन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, हम्म, पर जरा संभल कर चलना, वरना बटुआ खुद ही चल जाएगा। वाह। ठिठक ठिठक करके सुंदरियां हम्म, तितली जैसी चली जा रही। हम्म, क्षमा जल गई, शाम हुई है, परवानों की कजा आ रही। आहा, ऊंची एड़ी के जूतों पर बालाएं मछली फिरती हैं। हम्म, चढ़े साइकिल पर मजनू जिनके दिल में बिजली गिरती है। आहा, देख देख कर शीरी को फरहाद यहाँ चिल्लाए जाते, पर इनके भी गुरु यहाँ मिलते, पाकिट से नोट उड़ाए जाते। आहा। ये दादाओं का अड्डा है जो मुंह के मुंहजोर हैं बेटा, आहा, यही शहर इंदौर है बेटा। बेटा। आगे आओ, जी। श्री कृष्ण टाकीज की शान दिखाऊं तुमको। हम्म, नगर पालिका निगम बना है जिसका दर्श कराऊं तुमको। नेताजी को, बाबूजी को और दरोगा जी को देखो। प्रेसिडेंट, सर्वेंट सभी पहने हैं खाकी पैंट को देखो। कोई भरना भरने आता, कोई भरना भर के जाता। इस बाबू की रोदी सूरत वो भैया मुस्काए जाता। नगर निगम पालिका के अंदर हरिजनों का जोर है बेटा, आहा, यही शहर इंदौर। इंदौर है। किशनपुरे का पुल ये देखो, हाँ, खान नदी बहती जाती है। बारिश तो होती थोड़ी, पर इसमें बाढ़ बहुत आती है। खान देवता उत्तेजित हो प्रसन्न होकर बढ़ते जाते। हाँ। झोपड़ियां जो बनी किनारे उनको सदा बहा ले जाते। बारिश में ये खान समंदर इतराता है, बारिश में ये खान समंदर लहराता है। नगर निगम पर सदा विजय पाता आया ये खान समंदर। क्या बात है। वाह। निगम सदा हारा है, इससे बना विजेता खान समंदर। समंदर। ये महान खान सागर, ओ हो। जिसका गंगा तक दौर है बेटा, हाँ हाँ हाँ। ये चंबल में मिलेगी। जी जी। चंबल जाके हाँ चम्मच, जी। ये महान खान सागर, हाँ जिसका गंगा तक दौर है बेटा, हाँ। यही शहर इंदौर। इंदौर है। यह है चौक राजबाड़े का, और बाड़े की शान देख लो। मल्लारी झंडा लहराता खड़ा संतरी जवान देख लो। 5 द्वार हैं इस बाड़े में, 7 मंजिलें मुस्काती हैं। बिना बगल में छोटा बाड़ा, क्या सुंदर खुशबू आती है। कोई समय था इन बाड़ों में भरे हुए थे कई खजाने, किंतु आज युग बदल गया है। लगी देख लो यहाँ दुकानें। वाह। पाउडर और लिपस्टिक मिलता, बैठे रंग बटोर हैं बेटा, हाँ 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 हाँ। वाह। यही शहर इंदौर। इंदौर है बेटा। आओ सराफा भी दिखलाऊं। हाँ धर्म ईमान यहाँ बसते हैं। जी। सिद्ध पुरुष सारे दुनिया के, सिद्ध पुरुष दुनिया के सारे गुणवान यहाँ बसते हैं। इंसानों के साथ साथ थोड़े शैतान यहाँ बसते हैं। गट्टा, पतरा, केलू, आबी, जाने क्या क्या होते धंधे, ये सट्टों के नाम है। हाँ सट्टों के नाम है जी। गट्टा, पतरा, केलू, आबी, जाने क्या क्या होते धंधे। सट्टेबाज जुआरी सभी सोच रहे हैं अपने फंदे। अमेरिकन फीचर के सौदे सबके भाव बताए जाते। ओपन टू क्लोज चेते तो 1 रुपए के 100 मिल जाते। सट्टेबाज जुआरी यहाँ के सबके सब ईमानदार हैं। फीचर आए रुपया ले लो, ये सभी धर्मावतार हैं। इन्हें पकड़ने के खातिर खाकी वर्दी वाले आते हैं, पर इनकी
की ईमानदारी से वो नतमस्तक हो जाते हैं। ये धर्मावतार हैं जी। इनके काम काबिले गौर हैं बेटा। यही शहर इंदौर है बेटा। कुछ मिठाइयों की दुकान है, यहाँ मूंग का हलवा मिलता, लिखते माल शुद्ध मिलता है लेकिन सब कुछ ढलवा मिलता है। गरम डालडा की पूड़ी है और आलू का साग मिलेगा, मुंह में रखते मुंह जल जाए जैसे गरम की जैसे आग मिलेगा। आगे स्वर्णकार बसते हैं यहाँ जौहरी कई निराले, सभी पारखी हैं रत्नों के कई जौहरी आले आले। कई दलाल घूमते फिरते गिद्ध सरी के मंडराते हैं, ग्राहक पर ऐसे जुटते जो लाश पे कौवे जुट जाते हैं। अब बजाज खाने में आए मारोठिया की हसरत देखो, आगे बना दीतवारिया शीश महल की शोहरत देखो। कांच महल की दीवारों में दुनिया भर का साज सजा है, मूरत बे आवाज मगर सुंदरता का आवाज बजाए। ये शीश महल आरामगाह है, हर एक वस्तु यहाँ मिलती है। सूरज की प्रथम किरण के माफिक हर एक फर्श यहाँ खिलती है। अब लोहार पट्टी से होकर के मल्हारगंज आना होगा, यहीं पे अपना घर है बेटा। ये सब भी दिखलाना होगा, यह सब भी दिखलाना होगा। बीच चौक में बना फुहारा, जल उठता गिरता टकराता, हर एक प्यासा मानव इस प्याऊ पर अपनी प्यास बुझाता। पवन पुत्र हनुमान बली का बना हुआ देवालय सुंदर, प्रतिदिन दर्शन करने यहाँ कई आते हैं, प्रतिदिन कई भक्तवर। ये मल्हारगंज चौराहा टोरी कार्नर कहलाता है। यहाँ राजनेताओं का अड्डा भी रात में जम जाता है। तांगा बग्गी मोटर रिक्शा इन सब का गुलशोर है बेटा। यही शहर इंदौर। वाह वाह। ये 1960 का इंदौर, 60 का इंदौर है, लेकिन ये इंदौर आज भी है। आज कई प्रतीक, जब आप कह रहे थे कि मजनू घूमते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो मेरे दिमाग में 56 दुकानें कौंध रही थी कि बिंब बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन यथार्थ वही है कि जब आप ईमान की बात कर रहे थे तब वो सारी चीज़ें क्या बदली हैं। परिवेश कभी नहीं बदलता है, 60 का इंदौर हो या 2025 का इंदौर हो। सत्तन जी का ये इंदौर एक क्लासिक रचना है। दिल तो यही कहता है कि जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो, आहा, कालिदास को जो मालो प्राणों से ज्यादा प्यारा हो। महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, जहाँ नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो, जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हो, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहाँ नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव से हे परमेश्वर मत मुझ कवि को बिछड़ाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालो, मात पिता गुरुजन मालो, भारत माँ का मन मालो, हिमगिरी का दर्पण मालो। मैं प्रणाम करता हूँ मालव को और मालव के इस अद्भुत लाल को, जिनके भीतर अभी भी तरुणाई कौंधती है, जिनके भीतर अभी भी कवि उसी लालित्य रूप में प्रस्फुटित होता है। प्रणाम है आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मूल्यांकन आप जहाँ से चाहते थे उस ईश्वर से कि उम्र के इस पड़ाव में भी आपकी चमक दमक 25-26 वर्ष के युवाओं को भी लज्जित कर सकती है। मैं तो आपको देख ही रहा हूँ। मेरा अपना ये जो पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकार का धर्म है, वो सार्थक हो गया, वो सफल हो गया। बहुत हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ सत्तन जी आपको। जी, मेरे पास शब्द नहीं है इस अद्भुत बातचीत के लिए, जिसमें मैं तो कुछ भी नहीं था, आप ही थे इसकी आत्मा। प्रश्न भी आपके थे, उत्तर भी आपके थे। मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको हृदय से। तो अगली बार एक और अतिथि के साथ पॉडकास्ट विद शरद में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।